एपिसोड 8 की शुरुआत में हमें दिखाया जाता है कि एक चर्च में ग्लोरिया बोनाल्डे प्रे करने आई हुई है। दरअसल इलेक्शन का दिन है और वोटिंग की तैयारियां जोरों शोरों से हो रही हैं। मिगुएल उबारी की वाइफ उबारी को कॉल करती है, पर बेचारी को कहाँ पता था कि उसके पति को उसी के दोस्त रीस ने मौत के घाट उतार दिया है। वहीं जंगल में कैदियों वाला वो कैंप अब जैक रायन और उसके साथियों के अंडर कंट्रोल है। ये लोग प्रिजनर्स की हेल्प कर रहे हैं। प्रिजनर्स हालांकि अब फ्री हैं, लेकिन इनकी फिजिकल और मेंटल कंडीशन बिल्कुल भी ठीक नहीं है। जैक रायन यहाँ की हालातों की वीडियो रिकॉर्डिंग बनाता है ताकि एज अ एविडेंस रीस के खिलाफ दिखा सके कि उसने यहाँ क्या क्या इनह्यूमन काम किए हैं। मार्कस जेफ मैटिस की बॉडी के पास बैठकर काफी दुखी होता है। उसे पता है कि जेफ मैटिस सिर्फ उसी के लिए वापस जंगल आया था और उसने खुद की कुर्बानी दे दी। जैक रायन की वीडियो रिकॉर्डिंग में यहाँ एक गड्ढे में प्रिजनर्स की डेड बॉडी भी आती है। मार्कस अपने साथियों के साथ मिलकर जेफ मैटिस की डेड बॉडी को पैकअप कर लेता है ताकि अपने साथ उसे ले जाएं। वहीं इलेक्शन से पहले इलेक्शन कमीशन वाले मीडिया के सामने होते हैं, तो एक मीडिया वाला पूछता है कि प्रेसिडेंट रीस ने इलेक्शन में जीतने के लिए काफी वायलेंस करवाई है। इलेक्शन कमीशन वाले बोलते हैं कि यूएस और सीआईए के इंटरफेरेंस के बावजूद प्रेसिडेंट रीस के एफर्ट्स के कारण हमारे यहाँ इलेक्शन एकदम फेयर होगा और रीस भारी बहुमत से जीतने वाले हैं। ग्लोरिया कहती है कि रीस ने वायलेंस का सहारा लिया क्योंकि वो चाहता है कि लोग डर के कारण वोटिंग में कम से कम पार्टिसिपेट करें। वही कैंप में रायन अपने फोन से इंटरनेट कनेक्ट करके प्रिजन कैंप वाली रिकॉर्डिंग कई न्यूज चैनल वालों को ईमेल कर देता है। जोस्ट फैन रायन से पूछता है कि तुम्हारे उस अमेरिकन का कुछ पता चला? तो रायन कहता है कि ग्रियर को रीस के प्रेसिडेंशियल पैलेस में ले जाया गया है। जोस्टवैन कहता है कि प्रिजनर्स को फ्री कराने की डील हुई थी, तो काम तो हो गया, हमें अपना पैसा भी मिल गया, तुम अपने रास्ते हम अपने। तो रायन कहता है कि ग्रियर को रेस्क्यू करने में हमारी हेल्प करो और मैं तुम्हें और पैसे दूंगा। जोस्टवैन कहता है कि नहीं भाई, पैसों से मेरा पेट भर गया और लालच नहीं करने वाला मैं। जोस्टवैन कहता है कि रायन तो अपना ध्यान रखना, तुम अच्छे आदमी हो, ऑल द बेस्ट। जोस्टवैन अपनी मंडली लेकर यहाँ से चला जाता है। फिर हम देखते हैं कि माइक ह्यूमैनिटेरियन रेस्क्यू टीम लेकर हेलीकॉप्टर से यहाँ पहुंच जाता है। माइक कहता है कि रायन हमें सारे एविडेंस मिल गए हैं। वॉगलर इंडस्ट्रीज की पार्टनर दो शेल कंपनी है, नॉर्थ एलाइड और सिंको पैल्मास। सिंको पैल्मास कंपनी रीस की है, इसका हमारे पास फुल प्रूफ भी है, बल्कि नॉर्थ एलाइड फिलाडेल्फिया की कोई कंपनी है। रायन कहता है कि एप्रियस के सीईओ रूबर्ट थॉर्न के कंप्यूटर में मुझे फिलाडेल्फिया का एक नंबर मिला था और मोरेनो के मर्डर से पहले रूबर्ट थॉर्न ने लगभग 6-7 बार उस नंबर पर कांटेक्ट किया था। पर माइक कहता है कि रीस की 100% इन्वॉल्वमेंट का हमें सबूत मिल चुका है, तो हमारा काम खत्म हुआ, अब निकलते हैं यहाँ से। रायन कहता है कि पहले ग्रियर को तो छुड़ा लें। तो माइक कहता है कि वो लीजा संभाल लेगी, हम कैदियों और रेफ्यूजीज को लेकर यहाँ से निकल रहे हैं। तो रायन कहता है कि मैं ग्रियर के बिना यहाँ से नहीं जाने वाला। वहीं एक शैल में ग्रियर से मिलने रीस आता है। रीस कहता है कि तुम एक अमेरिकन स्पाई हो और तुम हमारे बहुत काम आ सकते हो। बेस्टोस ग्रियर के सामने खाना पटक के चला जाता है। रायन हैरियट को कॉल करके कहता है कि मुझे तुम्हारी एक हेल्प चाहिए, कैसे भी करके रूबर्ट थॉर्न का फोन लाके दो मुझे। तो हैरियट कहती है कि फोन MI5 के पास है, 2 दिन में अरेंज कर दूंगी। वहीं कैंप से अब सभी बंदियों और रिफ्यूजीज को ले जाया जा रहा था। उनको फ्री कराने के बाद माइक अपना माइंड चेंज करके फोन पर रायन को वेनेजुएला के प्रेसिडेंशियल पैलेस का फ्लोर प्लान्स दिखाकर कहता है कि इतना रायता तो फैल ही रहा है, कैरियर की तो लगी चुकी है, थोड़ा सा और सही, चलो ग्रियर को रेस्क्यू करते हैं। बाकी हेलीकॉप्टर्स को बेस जाने का बोलकर माइक, रायन और एसएडी के बाकी मेंबर्स प्रेसिडेंशियल पैलेस की तरफ निकल पड़ते हैं और रास्ते में अपने हथियार रेडी शेडी करने लगते हैं। वहीं रायन के द्वारा भेजी गई वो प्रिजन कैंप वाली वीडियो सभी न्यूज चैनल पर दिखाई जा रही थी। रीस का एक ऑफिशियल उसे इन्फॉर्म करता है कि न्यूज देखिए सर। रीस देखता है कि सभी चैनल पर यही दिखाया जा रहा है कि वेनेजुएला के जंगल में एक कैंप में लोगों को कैद किया गया था। रीस ये देखता है और उसकी हवा टाइट हो जाती है। वो ऑर्डर देता है कि तुरंत वोटिंग रुकवा दो और फिर वेनेजुएला आर्मी पोल बूथ्स पर जा जाकर फोर्सफुली वोटिंग रुकवाने लगती है। ये लोग कहते हैं कि वोटिंग रोक दी गई है और अब तक के वोट काउंट के बेस पर रीस इलेक्शन में जीत गए हैं। ग्लोरिया और उसकी पॉलिटिकल एडवाइजर ये सुनकर ताज्जुब करते हैं कि रीस ऐसा कैसे कर सकता है। तभी ग्लोरिया की पॉलिटिकल एडवाइजर ग्लोरिया को फोन पर कैंप वाली वीडियो दिखाती है जिसमें उन्हें सर्जियो बोनाल्डे पे जिंदा दिख जाता है। ये काफी सरप्राइज्ड है। अब प्रिजन कैंप वाली वीडियो के न्यूज चैनल पर दिखाए जाने के कारण वेनेजुएला के लोगों को रीस का काला सच पता चल चुका था। वे लोग जोरदार प्रदर्शन करते हुए प्रेसिडेंशियल पैलेस के गेट तक पहुंच जाते हैं। रीस ये देखकर काफी घबराया हुआ है। वो सोचता है कि पल भर में ये क्या से क्या हो गया, सिचुएशन बदल गई, जज्बात बदल गए। भीड़ पर टीयर गैस से भी हमला करा जाता है
ताकि उन्हें तितर-बितर कर सकें। वहीं हेलीकॉप्टर से रायन एंड टीम प्रेसिडेंशियल पैलेस के ऊपर लैंड करने वाले हैं। वहीं शैल में एक आदमी ग्रियर को चेक करने जाता है तो ग्रियर एक फोर्क से उस पर अटैक कर देता है और फाइट के बाद उसे चित कर देता है। वहीं रायन वगैरह छत पर हेलीकॉप्टर से उतरकर गार्ड्स पर ताबड़तोड़ फायरिंग करते हुए आगे बढ़ते हैं। शैल में ग्रियर गन लेकर आगे बढ़ता है और बेस्टोस और उसके साथी को गन पॉइंट पे ले लेता है। जब बेस्टोस होशियारी दिखाता है तो ग्रियर उसे शूट कर देता है। वहीं जैक वगैरह रीस के गार्ड्स को मारते हुए आगे बढ़ते हैं, मगर फायरिंग के दौरान रायन का एक साथी जख्मी हो जाता है। वहीं हम रीस को देखते हैं, वो काफी सदमे में है। ग्रियर भी रायन तक पहुंच जाता है और बेस्टोस ग्रियर का पीछा करते हुए यहाँ तक आ गया था, पर मार्कस बेस्टोस को ठोक डालता है। अब मार्कस ने जेफ मैटिस की मौत का बदला ले लिया था। रायन अपनी टीम से अलग होके उस तरफ बढ़ता है जहां रीस था। रायन बाहर के गार्ड्स को शूट कर देता है और बॉम्ब फेंककर बाकियों को उड़ा देता है। रायन रीस तक पहुंचकर उसकी कुटाई करता है और कहता है कि तुम्हारी सच्चाई तुम्हारे देश के लोगों को पता चल चुकी है, यू आर फिनिश्ड। वो रीस को मारने ही वाला था, पर माइक उसे रोक लेता है, ये कह के कि हमारे पास इसकी अथॉरिटी नहीं है, रीस को यहाँ की जनता ही सजा देगी। वहीं बाहर भीड़ गेट तोड़कर अंदर घुस आती है। फिर रायन एंड टीम हेलीकॉप्टर तक पहुंचकर यहाँ से रवाना हो जाते हैं। भीड़ पैलेस के अंदर पहुंचकर यहाँ की धज्जियां उड़ा देती है और रीस अंदर बैठा सदमे में है। वहीं ग्लोरिया को हम देखते हैं, उसकी पॉलिटिकल एडवाइजर बताती है कि इलेक्शन काउंसिल ने अनाउंस किया है कि रिजल्ट फिक्स्ड थे, रीस नहीं जीता है। जब वोटिंग को सस्पेंडेड किया गया तब तक के वोट काउंटिंग में 70% वोट आपको ही मिले हैं। तभी इन्हें बाहर क्राउड चैंटिंग सुनाई देती है, जो ग्लोरिया के लिए ताली बजा के चीयर कर रहे थे। तभी वेनेजुएला पुलिस के सिपाही ग्लोरिया को प्रेसिडेंट बोलकर विश करते हैं और सैल्यूट ठोकते हैं, यानी अब ग्लोरिया वेनेजुएला के न्यू प्रेसिडेंट है। वहीं यूएस के नेवी शिप पर ग्रियर रायन से कहता है कि तुमने जब मॉस्को ऑफिस आने का मेरा इनविटेशन ठुकराया, मुझे लगा कि तुम बेवकूफ हो, तुम वहाँ पे काफी ग्रो कर सकते थे, पर तुमने डेस्क जॉब चुनी। तुम सही हो जैक, डेस्क जॉब में तुम फील्ड जॉब की तरह अपने दोस्तों को खतरे में नहीं डालते, तुम्हारे दोस्त अगवा नहीं होते और हेलीकॉप्टर क्रैश में भी वो नहीं मारे जाते। ग्रियर कहता है कि मुझसे अब फील्ड जॉब नहीं होगी, न मैं फिट हूँ न मुझसे मेंटली ये हो पाएगा। ये लोग सर्जियो को अपने साथ ले जाकर बाहर आते हैं। ग्लोरिया सर्जियो को देखकर बहुत खुश होती है। सर्जियो अपनी फैमिली से वापस मिलकर काफी खुश होता है और ये सब देखकर रायन, ग्रियर और माइक काफी प्राउड फील करते हैं। इसके बाद वॉशिंगटन डीसी में जैक रायन चैपलिन से मिलता है। चैपलिन पूछता है कि तुम ठीक हो ना जैक, वेनेजुएला में तुमने काफी खतरों का और खतरनाक लोगों का सामना किया। चैपलिन कहता है कि जैक, ग्लोरिया से क्या हमारी मीटिंग करवा सकते हो, दोनों देशों के रिश्तों को बेहतर कर सकते हैं हम लोग। तो रायन कहता है कि जरूर, पर सर एक गड़बड़ है। सिंको पैल्मास आपको याद है, रीस उसका फुल पार्टनर नहीं है, वो सिर्फ हाफ पार्टनर है। अदर हाफ फिलाडेल्फिया बेस्ड एक कंपनी है जिसका पेपर वर्क बहुत स्ट्रॉन्ग है, लॉयर काफी तगड़े हैं, उनका कोई भी सबूत नहीं मिल पाया। पर सेनेटर चैपलिन, मुझे पता चल चुका है कि आप ही उस कंपनी के मालिक हैं। मैं इसका पता कभी भी नहीं लगा पाता यदि आपने रूपर्ट थॉर्न को कॉल न किया होता। मतलब आप ही सिंको पाल्मास के अदर हाफ पार्टनर हैं। अब सेनेटर की पोल खुल चुकी थी। चैपलिन कहता है कि मेरी बात ध्यान से सुनो जैक, मैंने जो भी किया देश के लिए किया। अब तक टेंटेलियम पर चाइना की मोनोपोली थी, पर जब वेनेजुएला में टेंटेलियम रिजर्व का पता चला तो हमने ये किया ताकि हम अपने देश को आगे ले जाएं। अब रीस तो नहीं रहा, पर अब वेनेजुएला में तुम्हारे अच्छे कांटेक्ट हैं, ग्लोरिया पे तुम्हारा एहसान है, हम वेनेजुएला से टाई अप करके बहुत कुछ कर सकते हैं। पर रायन कहता है आपने इस सब के लिए मोरेनो को मरवा दिया, तुमने ही उसके असैसिनेशन के लिए पैसे दिए थे, तुमने पहले अपने फायदे के बारे में सोचा। रायन कहता है कि तुम देशद्रोही हो। रायन जब जाने लगता है तो चैपलिन कहता है कि जैक तुम स्मार्ट हो। चैपलिन रायन को ऑफर देता है कि तुम चाहो तो राजनीति में आ सकते हो, सोचो, सुलेमान को मारने वाले को और वेनेजुएला की डेमोक्रेसी बचाने वाले को सब सपोर्ट करेंगे, मैं खुद करूंगा। रायन जब यहाँ से जाने लगता है तो चैपलिन कहता है कि रायन तुम क्या कर रहे हो। तो रायन कहता है कि मैं इज्जत से आपको और आपके ऑफर को नो बोल रहा हूँ, क्योंकि मैं पूरी तरह से तुम्हारे खिलाफ हूँ। तभी यहाँ पे एफबीआई की टीम आ जाती है। रायन ने दरअसल उन्हें चैपलिन की असलियत बता दी थी, तो अब एफबीआई एजेंट चैपलिन को हिरासत में ले रहे हैं फर्दर इन्वेस्टिगेशन के लिए। अब ये केस पूरी तरह से सॉल्व हो चुका है। चैपलिन शुरुआत से ही बिहाइंड द कर्टेन मास्टर प्लेयर था, पर रायन ने अपनी सूझबूझ के दम पर इस पूरी कॉन्स्पिरेसी को सबके सामने ला दिया, वेनेजुएला की डेमोक्रेसी भी बचाई और सभी कल्प्रिट्स को एक्सपोज भी किया। और इसी सीन के साथ ये एपिसोड एंड हो जाता है और साथ ही सीजन 2 भी। थैंक्स फॉर वॉचिंग।